हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीत सर क्लास 12th में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का लेसन 2। और पढ़ेंगे क्या, इस प्रकार से हमको पढ़ना है कि क्लासे में सब याद हो जाए सुन करके। और यकीन मानिए आज का वीडियो इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लास में ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, चैप्टर का नाम आपका है विद्युत क्षेत्र गॉस प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग हमको पढ़ना। आज इसका देखिए सबसे पहला इसका पॉइंट है विद्युत क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो जैसे आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है या एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो उसका अपना एक फील्ड होता है जिसमें आने वाले दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है। तो उसी प्रकार से देखिए प्रत्येक चार्ज का या चार्ज ऑब्जेक्ट का, यानी कि प्रत्येक आवेश का या आवेशित वस्तु का अपने चारों एक फील्ड होता है जिसमें आने वाले दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक आवेश है, तो आवेश के चारों ओर क्या होगा, फील्ड होगा, यानी कि एक एरिया होगा जिसमें आप किसी दूसरे चार्ज को लाइएगा तो दूसरे चार्ज को या तो ई अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। यदि आप पॉजिटिव चार्ज को लाइएगा तो ई वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, और यदि आप इस फील्ड में नेगेटिव चार्ज को लाते हैं तो ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज के अराउंड में एक एरिया होता है जिसमें आप किसी दूसरे चार्ज को लाइएगा तो वह चार्ज इस चार्ज से या तो अट्रैक्ट होता है या तो रिपेल होता है। तो यही चार्ज के चारों ओर का जो एरिया होता है, यही एरिया कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है केवल चार्ज के कारण नहीं होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण भी होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई आवेशित वस्तु है, मतलब कि इसको आवेशित किया गया है, तो इसके चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें आप किसी दूसरे आवेश को लाइएगा तो ये वाला जो आवेशित वस्तु है या तो उसको आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित कर देगा। तो वही आवेशित वस्तु के चारों ओर का जो क्षेत्र हुआ वही क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं सिंपल भाषा में। जैसे मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास जो है एक मेरा क्षेत्र हो गया जिसमें क्लास में आने वाले विद्यार्थी को हम या तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो रिपेल कर सकते हैं, यानी क्लास से भगा सकते हैं। किसी का बदमाशी करेगा तो गेट आउट, और ये क्लास के जैसे ही फील्ड वहाँ पर है तो हम उसको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा भी चारों ओर एक फील्ड है। ऐसा नहीं कि हम क्लास के बाहर वाला आदमी को पढ़ा सकते हैं या क्लास के बाहर वाला को हम भगा सकते हैं। पता चला कि क्लास के बाहर वाला के हम कहें कि गेट आउट तो झगड़े कर देगा हमरा से। तो मेरा भी एक फील्ड होता है क्लास में। जैसे हम क्लास में इंटर करेंगे मेरा एक फील्ड हो गया जिसमें आने वाले विद्यार्थी को या तो हम पढ़ा सकते हैं या तो उसको यहाँ से भगा सकते हैं बदमाशी करेगा तो वही फील्ड क्या कहलाएगा, संजीत फील्ड कहलाएगा। क्योंकि फील्ड किसका है, संजीत का है, तो संजीत फील्ड हो जाएगा। उसी प्रकार से चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है उसके चारों ओर भी एक फील्ड होता है जिसमें आने वाले दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो वही फील्ड कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मतलब क्या, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट, तो इसी के फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वही देखिए डिफिनेशन सेम टू सेम यहाँ भी लिखा हुआ है कि किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु को किसी आवेश या आवेशित वस्तु को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए और भी इसके एग्जाम्पल हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। जैसे मान लीजिए कि टीचर हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास जो है इनका फील्ड हो गया जिसमें आने वाले विद्यार्थी को या तो बोर्ड की ओर बुला सकते हैं यानी कि अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो क्लास से गेट आउट कर सकते हैं। तो यह इनका फील्ड हुआ, तो इस टीचर का फील्ड हुआ, ठीक ना। यदि मेरा क्लास होगा, संजीत सर का क्लास होगा, तो वो संजीत फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो संजीत फील्ड समझ गए। उसी प्रकार से चार्ज के चारों ओर का जो एरिया होता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
अब देखिए, अब हमको पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यह चार्ज है, यानी कि कोई आवेश है, तो इसके चारों ओर एक फील्ड है। तो जैसे ही आप फील्ड में आएंगे, यानी कि इस क्षेत्र में आएंगे किसी पॉइंट पर, तो आपको एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पर आए हैं, इस पॉइंट पर आए हैं, तो इस पॉइंट पर आइएगा, तो यदि सेम चार्ज हुआ तो इस पर रिपल्सन फोर्स काम करेगा, और यदि अपोजिट हुआ तो अट्रैक्शन फोर्स इस पर काम करेगा। तो देखिए, जब भी किसी वस्तु पर फोर्स लगता है तो फोर्स के कारण ही वो अट्रैक्ट होता है या तो रिपेल होता है। बिना फोर्स के ना तो हम किसी ऑब्जेक्ट को रिपेल कर सकते हैं और ना ही उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से चार्ज के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, तो इसके द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि Q आवेश को हम बिंदु A पर लाए हैं, विद्युत क्षेत्र ये आपका हो गया, और विद्युत क्षेत्र के बिंदु A पर हम लोग Q आवेश को लाए हैं, तो यह आवेश उस पर बल लगाता है F। तो मान लेते हैं कि जो आवेश बड़का Q है उस पर कितना बल लगा रहा है, F बल लगा रहा है, और उसी बल के कारण या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। तो देखिए, Q आवेश पर F बल लग रहा है, तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, F बटा Q बल लगेगा। एकांक आवेश पर F बटा Q बल लगेगा, और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से लिखते हैं, इसीलिए F बाई Q को हम लोग किसके बराबर लिखेंगे, E के बराबर लिखेंगे। और E बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो गया, F बटा Q हो गया। यही आपका हो गया विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का फॉर्मूला। परिभाषा बहुत इजी है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे Q आवेश द्वारा F बल अनुभव किया गया है, तो एकांक आवेश द्वारा F बटा Q बल अनुभव किया जाएगा, और एकांक आवेश के द्वारा जो अनुभव किया गया बल है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप कहिएगा सर तीव्रता का मतलब क्या होता है, तो तीव्रता का मतलब होता है कि कितना तेजी से या कितना स्लो। जैसे कि मान लीजिए कि आप मेरे क्लास में घुसे, यानी कि मेरे क्षेत्र में आए, यानी कि विद्युत क्षेत्र में आए, हम तराक से दूब तबड़ा घींच दिए, तो कुछ एक्सपीरियंस होगा ना कि सर जी कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिए, या सर जी मारे हैं, सर जी में तो दमे नहीं है। तो आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, तो वही हो गया तीव्रता कि कितना तेज़ी से या कितना धीमा। समझ गए? तो तीव्रता का मतलब क्या हुआ, कितना तेजी से या कितना धीमा। आखिर हम बल लगाएंगे तो बल ऐसे लगाएंगे तो उस पर कुछ एक्सपीरियंस होगा आपको ना कि नहीं जोर से मारे हैं सर जी, दम झंझना दिए हैं, या सर जी बड़ा धीरे मारे, सर जी में तो दमे नहीं है, सर जी बूढ़ा हो गए, सर जी में वो दम नहीं रहा। तो वही जितना आपको अनुभव होगा बल के ना, वही क्या कहलाएगा, तीव्रता कहलाएगा। समझ गए? यही होता है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है आपका। अब देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल भी है। जैसे मान लीजिए कि लड़की है, लड़की किसी कारण से लड़का के गाल पर चपका दी, तो उसको एक्सपीरियंस होगा ना कि हाँ लड़की तेज़ी से मारी है या धीमे मारी है, या बहुत हाथ में दमे नहीं है, या गार्जियन भी पिटाई करते हैं, तो उससे भी आपको एक्सपीरियंस होता है कि नहीं बहुत मार मारे हैं गार्जियन हमारे। तो यही क्या हो गया, तीव्रता हो गया। तो तीव्रता का मतलब होता है कितना तेजी से या कितना स्लो, ठीक ना, यही होता है तीव्रता। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F बटा Q हो गया। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F बटा Q हो गया, तो हम लोग लगले हाथ एक SI मात्रा का बीमा भी लिख देते हैं। जैसे फार्मूला हुआ E बराबर F बटा Q, तो इसका देखिए SI मात्रक यदि हम लिखना चाहें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि बल का जो SI मात्रक होता है न्यूटन होता है, और आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है।
तो क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा। एक और भी इसका मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गो मात्रक होता है, एगो न्यूटन पर कूलम और एगो वोल्ट प्रति मीटर होता है। और इसका देखिए यह जो है ना विद्युत क्षेत्र, ये आपका सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है, सदिश राशि है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब देखिए इसका हम लोग बीमा निकालेंगे, तो बीमा निकालना भी बहुत आसान है। जैसे कि फॉर्मूला हो गया E बराबर F/Q। अब देखिए F जो है बल है, और बल का बीमा क्या होता है, mL/T−2 होता है। और आवेश का बीमा जो है AT आपका होता है। तो ऊपर ले जाएंगे तो mL/T−2 और ऊपर जाएगा तो आपका A−1 और यहाँ पर T−1। तो देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा mL/T−3 A−1। कभी कभी हम लोग एक जगह पर I भी लिखते हैं, तो एक जगह यदि आप I लिख दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से डायमेंशन हो जाएगा mL/T−3 और यहाँ आपका हो जाएगा I−1 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का mL/T−3 A−1 होता है और mL/T−3 I−1 होता है। और विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक भी हो गया, बीमा भी हो गया। सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसका एसआई मात्रक पूछता है। देखिए जिस भौतिक राशि का 2 एसआई मात्रक होता है वो अक्सर एग्जाम में जानबूझ के पूछता है, ताकि विद्यार्थी लोग को गड़बड़ी हो जाए और गलती हो जाए, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसका 2 गो एसआई मात्रक है और दोनों में से एगो कोई हर साल आपका पूछता ही पूछता है। अब देखिए जो बात मैं आपको बताते चल रहा हूँ वही बात आपका पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, कहाँ से, SGS क्लासेस जो एप्लीकेशन है ना, तो वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप एसआई मात्रक जान गए, बीमा जान गए, और ये भी जान गए कि सदिश राशि है, और यह भी जान गए कि तीव्रता का मतलब होता है कितना तेजी से या कितना स्लो, समझ गए। अब देखिए वही बात जो मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F/Q होता है, और चूंकि यह सदिश राशि है तो इसी चीज़ को हम लोग सदिश रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q लिखते हैं। Q जो है आवेश है और आवेश अदिश राशि, इसलिए इस पर हम लोग वेक्टर का साइन नहीं देंगे, तो इसलिए फॉर्मूला आपका E बराबर केवल F/Q होता है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा और स्केलर फॉर्म में भी याद रखिएगा, E बराबर F/Q। जैसे 2 टर्म में फार्मूला हो गया, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस टर्म में भी पूछता है, कभी इस टर्म में भी पूछता है। तो ये आपका स्केलर फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया, दोनों फॉर्म में पूछता है। तो कोई रूप में पूछे हमको उससे मतलब नहीं, हमको कैसे एग्जाम में बन जाना चाहिए। और अगला पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको इसका एसआई मात्रक और बीमा पीछे निकाल के बता दिया है, और वही चीज़ यहाँ भी निकाला हुआ है, तो दोबारा हम नहीं निकालेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है कि एकल बिंदु आवेश से r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपका आवेश है Q, और आवेश Q से r दूरी पर एक पॉइंट है P। आवेश Q से r दूरी पर एक पॉइंट है P, और पॉइंट P पर हमको विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। तो किसी आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर आवेश के द्वारा अनुभव किया गया जो बल होता है वो F होता है। बल क्या होता है, F होता है। तो ये आवेश यहाँ पर हम रखते हैं, एगो परीक्षण आवेश आपका Q रख देते हैं, यहाँ पर परीक्षण आवेश Q रख देते हैं। विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में होगा, तो जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होता है उसी डायरेक्शन में बल लगता है। तो मान लेते हैं कि इस पर लगने वाला बल आपका F है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, E है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ थोड़ा लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज इसलिए लिखते हैं कि अच्छा लगता है। मान लेंगे कि कोई बिंदु O है जहाँ पर कोई आवेश Q है, और आवेश Q से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर आवेश Q स्थित है। जहाँ Q क्या है, छोटका Q आपका परीक्षण आवेश है, और बड़का Q जो है स्रोत आवेश है। अब देखिए इस पर लगने वाला बल F है,
तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो कूलम्ब के नियम के अनुसार दोनों के बीच में लगने वाला बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q इंटू Q और बटा में r स्क्वायर होता है। ये आप जानते हैं कूलम्ब नियम के अनुसार कि यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q बटा में r स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए ई तो हुआ कूलम्ब के नियम से दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ई आवेश है तो ये आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। ये आवेश के चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बिंदु P पर आवेश Q जो है आपका F बल के अनुभव करता है। समझिए, बिंदु P पर आवेश Q जो है F बल का अनुभव करता है, तो एकांक आवेश F बटा Q बल का अनुभव करेगा और एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मतलब है कि बिंदु P पर आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आपका E बराबर होगा F बटा Q होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर आवेश के द्वारा अनुभव किया विद्युत क्षेत्र E बराबर F बटा Q होता है। तो इससे हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा? Q इंटू E हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या समानता है कि दोनों का LHS बराबर है। तो जब दो समीकरण का LHS बराबर होता है तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से लिखिएगा तो यहाँ पर दोनों का LHS सेम है, तो हम लोग दोनों का RHS क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q इंटू Q और बटा में r स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा Q इंटू E हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्मॉल q से स्मॉल q आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा में r स्क्वायर और यहाँ बचा हमारा E बचा। इसी को अच्छा से लिख दीजिए, E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा में r स्क्वायर। तो यह जो है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया r दूरी पर, किसी आवेश Q से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा r स्क्वायर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो विद्युत क्षेत्र का आप दो फार्मूला जान गए, एगो E बराबर F बटा Q और एगो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा में r स्क्वायर। अब दोनों पर न्यूमेरिकल बनते हैं और दोनों से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको दोनों फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और जो मैंने आपके लिए ड्राइव किया है देखिए वही सब चीज़ PDF में भी आपका लिखा हुआ है, तो जो आप PDF से वहाँ से देख लीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है हम व्यवस्था करके रखे हैं। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज देखिए क्या होता है, जैसे E मान लीजिए कि आवेश Q है और आवेश Q के चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। आवेश Q के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है और इसके विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी परीक्षण आवेश को बाहर से लाते हैं जांच करने के लिए, विद्युत बलों की जांच करने के लिए कि हाँ ये आवेश जो है उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो स्रोत आवेश वह आवेश होता है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब किसी विद्यार्थी का सवाल होता है कि सर यदि स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र हो सकता है तो क्या परीक्षण आवेश का भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है? तो परीक्षण आवेश का भी विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कमज़ोर होता है कि स्रोत आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे बहुत कमज़ोर होता है। यानी कि स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है और परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र जो है बहुत कमज़ोर होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर भी होता है लेकिन थोड़ा इसके कंपेयर में वीक होता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप क्लास 12th में आ गए हैं
और क्लास 12th के फिजिक्स पढ़ रहे हैं हमसे। तो ऐसा नहीं कि आप पहले से फिजिक्स नहीं जानते हैं, आप पहले से फिजिक्स जानते हैं। पहला क्लास में तो खैर है नहीं फिजिक्स, तो आप मान लीजिए कि 6 क्लास से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, तो फिजिक्स तो आप पहले से पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक ले आप साइंस पढ़े हैं। तो आपका जो फिजिक्स का नॉलेज है हमारे कंपेयर में कम माना जाएगा, हमारे कंपेयर में, क्योंकि हम 12 क्लास के आपको फिजिक्स बता रहे हैं और आपका फिजिक्स का नॉलेज कहाँ तक लेके है, 11th क्लास के है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना है उसके कंपेयर में, चूँकि आप अभी 12 क्लास में आए हैं तो उसके कंपेयर में आपके पास कम होगा। मतलब आपका जो फिजिक्स का नॉलेज होगा 11 और 10, 9 वाला, तो वो मेरे ऊपर उतना प्रभाव नहीं डालेगा। और चूंकि हम 12 क्लास की फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा वाला फिजिक्स आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो उसी प्रकार से देखिए स्रोत आवेश हुआ, और स्रोत आवेश के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र होता है और परीक्षण आवेश के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर होता है और इसका बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए हमेशा स्रोत आवेश प्रभाव डालता है कितना पर, परीक्षण आवेश पर। जैसे आप मान लीजिए कि हमसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप ये परीक्षण कर रहे हैं कि सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं, और हम हो गए स्रोत। तो हम आपके लिए हो गए फिजिक्स के स्रोत और आप हो गए परीक्षण, क्योंकि आप आए हैं जांच करने सर जी के कि सर जी अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो आप हो गए परीक्षण आवेश और हम हो गए स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको परीक्षण आवेश अनुभव करता है, लेकिन परीक्षण आवेश का भी अपना विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन इसका प्रभाव स्रोत आवेश पर नहीं पड़ता है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर स्रोत आवेश का वही परिभाषा है कि वह आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। जैसे हम हो गए तो हम स्रोत आवेश हो गए, क्योंकि हमारे द्वारा फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हैं तो हमसे फिजिक्स यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम हो गए स्रोत आवेश, आप हो गए परीक्षण आवेश। समझ गए। और स्रोत आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इसका देखिए अभी मैंने इधर आपको दिया है एग्जाम्पल कि जो स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा में R²। अब देखिए E वाला जो बड़का Q है आपका स्रोत आवेश है, और देखिए इस फार्मूला में कहीं भी आपको परीक्षण आवेश छोटका Q दिखाई दे रहा है, और जो चीज़ फार्मूला में नहीं होता है वह उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में सलमान खान नहीं है, तो क्या आपके घर में घर का जो माहौल है वो सलमान खान पर डिपेंड करता है? नहीं। तो इसी देखिए इस फार्मूला में कहीं भी आपको परीक्षण आवेश दिखाई दे रहा है? नहीं। इस फार्मूला में कौन है? स्रोत आवेश है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करेगा? स्रोत आवेश पर निर्भर करेगा, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। जो चीज़ फार्मूला में रहेगा उस पर निर्भर करेगा, और जो चीज़ फार्मूला में नहीं रहेगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे सिंपल से उदाहरण बताया कि आपके फैमिली मेंबर में यदि सलमान खान नहीं है तो आपका फैमिली मेंबर सलमान खान पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो फैमिली मेंबर में है ही नहीं। तो उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र के फार्मूला में छोटका क्यों नहीं है, यानी कि परीक्षण आवेश नहीं है, इसीलिए ये जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए। तो चलिए अब आ जाते हैं हम आगे। कुछ नोट है, वही बात यहाँ भी लिखा हुआ कि विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो परीक्षण आवेश से स्वतंत्र होता है, यानी कि परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र नहीं निर्भर करता है, सीधा सीधी बात। और देखिए और इसमें बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि देखिए पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, इसके चारों ओर क्या निकल रहा है? विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है। तो ये सब विद्युत क्षेत्र है आपका। और यहाँ देखिए परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में टेस्ट चार्ज कहते हैं। परीक्षण आवेश वो होता है जो किसी स्थान पर विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति की जांच करता है। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल के उपस्थिति की जांच करता है, वही आवेश आपका परीक्षण आवेश कहलाता है। तो परीक्षण आवेश का बहुत सिंपल सा परिभाषा, जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, किसी के क्लास में जाके बैठ गए कि आज ही सर जी के तनी हम जांच के आते हैं कि सर जी बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हैं कि खराब फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पर एज ए परीक्षण आवेश हो गए, यानी कि टेस्ट चार्ज हो गए। या यूँ समझ लीजिए
या परीक्षण आवेश को, हाँ परीक्षण आवेश को हम लोग हमेशा स्मॉल q से लिखते हैं, कभी कभी q से भी लिखते हैं और कभी कभी q नोट से भी लिखते हैं। याद रखिएगा परीक्षण आवेश को हमेशा हम लोग स्मॉल q या q नोट से सूचित करते हैं और इसका काम ही है किसी स्थान पर विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को जांचना। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे मान लीजिए कि पार्क में वो सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, हम आपको भेज दिए कि बुआ तनी जाओ तो जांच के आओ, तब जांचे हम गए वहाँ पर, नहीं आप गए हैं, हम तो भेजे हैं, तो आप वहाँ पर ही गए जांचने कि तनी बतिया के देखते हैं शायद मामला पट जाए। पता चला कि आपको एक थप्पड़ धरा दी, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि ने भाई वाह वो बड़ी मारा हो, वो लाइन पावे वाला बात नहीं है, तो आप कहिएगा ना। तो यानी कि आप परीक्षण किए कि नहीं ओकरा भिगैला पे वो क्या करता है, मारता है, हम ओकरा भी नहीं जाएंगे। या हो सकता है कि हम इसके पास गए और यहाँ पर कह दी कि आइए वेलकम बैठिए जा, अब बैठ के बतियाने लगी, तो वो भी तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप गए वहाँ पर ही बैठे तो अट्रैक्शन फील किए कि नहीं अट्रैक्ट कर रही है, हमरा बुला रही है, अब बैठाई है, तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो आइए आपको एक थापर धरा दी, तो ये भी से आपको तो फील हुआ यहाँ पर कि नहीं ये मामला पटे वाला बात नहीं है। तो ये सब किसका जांच करना है, परीक्षण आवेश का काम है जांच करना। आप गए यहाँ पर ही बैठे बतियाएँ, आपको महसूस हुआ अट्रैक्शन, तो आप हो गए परीक्षण में, आके बताइएगा एक्सपीरियंस कि नहीं बहुत अच्छी है, प्यार से बतियाई है इतना से कि मामला सेट हो गया है। और नहीं तो दूध पर धरा दी तो कहिएगा कि मामला बिगड़ गया है, बड़ा डेंजरस है, दूध चमेटा धरा दी है, दम गाल में चपका दी, तो वो भी एक्सपीरियंस आकर शेयर कीजिएगा। तो परीक्षण आवेश का काम ही है जांच करना, और जांच करके अपना एक्सपीरियंस बताएगा। समझ गए, यही आपका हो गया परीक्षण आवेश। अब देखिए परीक्षण आवेश का जो मान होता है हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जो टेस्ट चार्ज होता है उसका वैल्यू हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कि आप कहिएगा सर टेस्ट चार्ज का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक आवेश है आपका प्लस क्यू, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा, और यदि माइनस क्यू है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक आवेश का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, प्रत्येक आवेश का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमानों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो अट्रैक्शन तो यहाँ पर द्रव्यमान के कारण भी हो सकता है और चार्ज के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब दो चार्ज अपोजिट होंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, और प्रत्येक को आवेशित कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो उसके कारण भी आकर्षण बल ही लगता है। तो आकर्षण तो द्रव्यमान के कारण भी लगता है और आवेश के कारण भी लगता है, लेकिन प्रतिकर्षण बल हमेशा समान आवेशों के बीच में लगता है। इसीलिए हम लोग परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक लेते हैं। परीक्षण आवेश का मान हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये वाला आपका। अब देखिए परीक्षण आवेश का जो मान होता है हमेशा छोटा लेते हैं। जब भी परीक्षण आवेश लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। तो अब भाई अब कितना छोटा परीक्षण आवेश ले सकते हैं, तो कम से कम हम लोग प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम का छोटा परीक्षण आवेश ले सकते हैं। और देखिए प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम जो आवेश होता है ना, एक प्रोटॉन का आवेश होता है। यानी कि आप परीक्षण आवेश के रूप में आप कम से कम एक प्रोटॉन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एक प्रोटॉन। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि परीक्षण आवेश का सबसे न्यूनतम संभव मान कितना होता है। तब प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, माइनस भूल से भी मत बोलिएगा क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लेते हैं। और ये किसका आवेश है, ये प्रोटॉन का आवेश है। तो यह भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि परीक्षण आवेश के रूप में हम लोग किसे ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, अल्फा कण को। तो हम बोले हैं कि हमेशा धनात्मक को लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। अल्फा कण धनावेशित है लेकिन उसका आवेश का मान होता है आपका प्लस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। हम बोल रहे हैं कि परीक्षण आवेश आप जितना छोटा ले सकते हैं। न्यूट्रॉन तो ले ही नहीं सकते, न्यूट्रॉन का 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश होता है तो वो भी नहीं ले सकते हैं। अल्फा कण वाला ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसका मान ज़्यादा है। तो हम लोग परीक्षण आवेश के रूप में एक प्रोटॉन का चुनाव कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना तो बहुत घुमा घुमा के पूछता है। और साथ ही देखिए एक और नोट है
कि जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो हमेशा स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में जो पढ़ाई है वो टीचर पर डिपेंड करता है, यानी कि स्रोत पर डिपेंड करता है, ठीक ना। स्टूडेंट एगो भी रहेगा तो हम उतने पढ़ाएंगे, 5 गो भी रहेगा तो उतने पढ़ाएंगे, 100 गो भी रहेगा तो उतना ही हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो ये जो हम उतना ही पढ़ा रहे हैं हर बार, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से जो बता रहे हैं आपको कि जो परीक्षण आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि स्रोत आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है उस पर प्रभाव नहीं डालता है। समझ गए। तो चलिए इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अगला टॉपिक पर। और देखिए एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि विद्युत क्षेत्र का मान परीक्षण आवेश से स्वतंत्र होता है। तो बस ये बहुत आसान तरीका है। जैसे मैंने आपको विद्युत क्षेत्र यहाँ निकाल के दिखाया है 2 इक्वेशन के द्वारा। एक इक्वेशन आपका था A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q इंटू Q बटा में R स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन आपका था यहाँ पर कि F बराबर Q इंटू ई था। और दोनों समीकरण को हम बराबर करके और क्या निकाले थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा R स्क्वायर निकाले थे। अब देखिए E जो हमारा विद्युत क्षेत्र का मान आया है E बराबर इतना, तो क्या इस फार्मूला में कहीं भी आपको स्रोत आवेश दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस यहाँ नीचे खाली एक लाइन आपको लिख देना है इतना निकालने के बाद कि अतः है परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। और देखिए जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वही सब बात आपका क्या है, PDF में खूब सुंदर से लिखा हुआ है। समझ गए। तो इस प्रकार से आप निकाल करके बस एक लाइन में जोड़ देना अपने मन से कि वही कि अतः विद्युत क्षेत्र का मान परीक्षण आवेश से स्वतंत्र होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है, वो तो स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर व्यवहार में हम लोग विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक ही समझते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है और उसमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो समझिए कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कह रहा है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कह रहा है तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपको विद्युत क्षेत्र का फार्मूला नहीं बताया है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हम आपको फार्मूला बताए हैं। तो न्यूमेरिकल बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहा जाएगा तो भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालने के लिए कहेगा तो आप विद्युत क्षेत्र ही निकालेंगे। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल से पहले एक और थोड़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। अब देखिए क्या है ना कि जैसे फार्मूला यदि आपको याद हो तो कभी कभी परिभाषा बनाना बहुत आसान होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का फार्मूला एगो E बराबर F बटा Q होता है, जिसमें आप जानते हैं कि E वाला जो Q होता है परीक्षण आवेश होता है, I जो F होता है बल होता है। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कि किसी परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल, किसी परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है कि परीक्षण आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनुभव किया गया बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और देखिए यही डिफिनेशन ना आपका यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। समझ गए। किसी तरह से आपको याद होना चाहिए। और एक विशेष नोट कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित प्रकृति के भौतिक राशि होता है। संरक्षित प्रकृति के भौतिक राशि होता है। अब कहिएगा सर संरक्षित क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको लेसन 1 में खूब अच्छा से बताया था कि संरक्षित भौतिक राशि क्या होता है। तो आप लेक्चर जो लेसन 1 का लेक्चर है वहाँ से आप देख लीजिएगा, और नहीं तो आप देखे होंगे तो आपको याद भी होगा, क्योंकि इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो आता ही आता है कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की भौतिक राशि होती है, संरक्षित असंरक्षित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे बोलिएगा कि विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षित प्रकृति के भौतिक राशि होता है। और क्यों होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जो किया गया कार्य का मान होता है
वो केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो यही इसका कारण है कि विद्युत क्षेत्र को हम लोग संरक्षित भौतिक राशि कहते हैं। संरक्षित भौतिक राशि आपका मेनली दो गो है, एगो विद्युत क्षेत्र है और आपका एगो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, वो भी संरक्षित प्रकृति की भौतिक राशि है, और विद्युत क्षेत्र भी आपका संरक्षित प्रकृति की भौतिक राशि है। संरक्षित राशि की परिभाषा लिखना हो तो बोल दीजिए कि वैसा भौतिक राशि जिसमें किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य का मान केवल उसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो वैसी भौतिक राशियों को हम लोग संरक्षित प्रकृति के भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका जीता जागता। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप खुद से बनाने का कोशिश करेंगे PDF डाउनलोड करके, और यदि नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट डे आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल आप लोग बना लीजिएगा और PDF फिर डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अब अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।